1652 से 1680 तक 28 साल का जो शासन कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? राज सिंह के द्वारा किया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, राज सिंह के काल में, इस काल को दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो राज सिंह जो है इन्होंने मुगलों से लोहा भी लिया था, और एक राज सिंह के निर्माण कार्य हैं, राजसमंद झील का निर्माण हो, चाहे नाथद्वारा मंदिर का निर्माण हो, कांकरोली मंदिर का निर्माण हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे स्थापत्य कला के कार्य और सैनिक अभियान दोनों पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी साधारण सा परिचय पढ़ देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इनका जो राज्याभिषेक होता है वो ध्यान रखिएगा, जनवरी राज्याभिषेक 1653 ईस्वी में हुआ था। बताओ इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1653। राजा कब बन गए थे? 1652 में। पिता का नाम आपको याद होना चाहिए, माता का नाम इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इनके माता का नाम जन्ना देव, पिता का नाम तो जगत सिंह प्रथम है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी उपाधि क्या है? राज सिंह जी की उपाधियां दो है। एक उपाधि है इनकी हिंदू धर्म रक्षार्थ। बताओ, एक तो इनकी उपाधि है जिसका नाम क्या है? हिंदू धर्म रक्षार्थ, और दूसरी जो इनकी उपाधि है विजय काट कातू। बताओ, दूसरी जो इनकी उपाधि है उस उपाधि का नाम क्या है? विजय काट कातू और हिंदू धर्म रक्षार्थ। ये दो प्रमुख उपाधियां बताओ किसकी मानी जाती है? राज सिंह जी की मानी जाती है। इसके अलावा मित्रों, मेवाड़ के एकमात्र शासक, मेवाड़ के एकमात्र शासक जिन्होंने एकलिंग नाथ जी मंदिर में, एकलिंग नाथ मंदिर जाकर रत्नों का तुला दान किया हो, रत्नों का तुला दान किया हो। बताओ किसका दान है? रत्नों का तुला दान। इसका अर्थ क्या है? मैंने आपको जब राणा मोक्कल का शासन कार्य पढ़ाया था 1422 से 1431 तक के, 1421 से 1433 तक, उस समय मैंने कहा कि राणा मोक्कल ने तुला दान पद्धति की शुरुआत की थी। तुला दान पद्धति का अर्थ क्या होता है? जो भी मेवाड़ में नया महाराणा बनेगा उसे सोने और चांदी के सिक्कों से तोला जाएगा। जितने सोने और चांदी के सिक्कों से उसे तोला गया है उन सिक्कों को मेवाड़ की गरीब जनता में वितरित करवा दिया जाएगा, निःशुल्क बांट दिया जाएगा। ऐसी जो पद्धति होती है उस पद्धति को बताओ कौन सी पद्धति कहते हैं? तुला दान पद्धति कहते हैं। लेकिन अब यहां से पहले, राज सिंह से पहले जितने भी राजा आए उन्होंने रत्नों का तुलादान नहीं किया, सोने और चांदी के सिक्कों का तुलादान किया, लेकिन इन्होंने तो डायमंड, रत्न, इनका तुलादान, रत्नों का तुलादान करने वाले मेवाड़ के पहले शासक, वे एकमात्र शासक कौन थे? महाराणा राज सिंह थे। यहां तक का अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये साधारण बातें जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद राज सिंह के महत्वपूर्ण बातों पर आते हैं मित्रों। मोक्कल ने 25 बार किया, बिल्कुल सही है, अपन ने पढ़ा था। मोक्कल ने 25 बार किया, लेकिन उन्होंने सोने चांदी के सिक्कों का किया। इसने किसका किया था? रत्नों का किया था। जल्दी से उतारिए, जल्दी से लीजिएगा। अब देखिएगा, अगले बिंदु की तरफ पढ़ते हैं। पहले महाराणा राज सिंह के सैनिक अभ्यास देखते हैं, सैनिक अभियान देखते हैं, और सैनिक अभियानों के बाद में इसके निर्माण कार्यों की तरफ चर्चा करेंगे। मित्रों देखिएगा, महाराणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक थे तो राज सिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? राज सिंह ने मित्रों 2 मुगल बादशाहों का काल देखा। राज सिंह के समकालीन 2 मुगल बादशाह आए थे। एक मुगल बादशाह का नाम था शाहजहां, दूसरे का नाम था औरंगजेब। बताओ शाहजहां के बाद कौन सा जेब आया था? औरंगजेब। मित्रों, ये मुगल बादशाहों वाला जो लफड़ा है या जो सिस्टम है, ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न बनते हैं। आप 4 मुगल बादशाहों का ध्यान याद रखिएगा। अकबर 1605 ईस्वी तक शासन किया, 1556 से 1605। जहांगीर मित्रों 1605 से 1627 ईस्वी तक। मित्रों शाहजहां ने जो शासन किया 1627 से 1658 तक, 1627 से 1658 तक।
और औरंगजेब जो है इसने शासन किया 1658 से 1707 ईस्वी तक। बताओ औरंगजेब ने शासन कब किया था? 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो आप बताओ 1658 तक यानी राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1652 से 1680 तक। तो 1652 से 1658 तक तो मुगल बादशाह कौन आ जाएगा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद में बताओ कौन सी जेब आ जाएगा? औरंगजेब आ जाएगा। तो टोटल कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? 2 मुगल बादशाहों का काल देखा। और इन दोनों के साथ में राज सिंह का क्या क्या संबंध था, क्या क्या कनेक्शन था, वो अपने को एक बार चेक करना है। मित्रों शाहजहां बात है 1613 ईस्वी की। बताओ बात किस कब की है? 1613 ईस्वी की। और 1613 ईस्वी में शाहजहां अजमेर आए ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करने। बताओ किसकी जियारत करने? ख्वाजा साहब दरगाह की जियारत करने। और जब ये अजमेर आते हैं मित्रों तो ध्यान रखिएगा, अजमेर में इनको ऐसा पता चलता है कि जो राज सिंह है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बताओ कौन से निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? चित्तौड़गढ़ निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ निर्माण नहीं होना चाहिए क्योंकि मेवाड़ मुगल संधि में स्पष्ट रूप से शर्त थी कि मेवाड़ के महाराणाओं को चित्तौड़गढ़ तो दे दिया जाएगा लेकिन चित्तौड़गढ़ का मेवाड़ के महाराणा निर्माण नहीं करवाएंगे। लेकिन ये राज सिंह तो जो है मुगल बादशाह 1613 क्या 1653 ईस्वी की घटना है। लेकिन मित्रों इस चित्तौड़गढ़ का निर्माण कार्य तो आपको पता है जगत सिंह प्रथम ने भी बनवाना शुरू कर दिया था। मैंने जब जगत सिंह पढ़ाया था तब कहा था कि मेवाड़ मुगल संधि का पहली बार उल्लंघन करने वाला शासक मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में संधि के खिलाफ निर्माण कार्य शुरू करवाए। उन्हीं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहा है राज सिंह। तब मित्रों ये शाहजहां को जब इस बात का पता लगता है तो शाहजहां एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल्ला बेग, व्यक्ति का नाम था अब्दुल्ला बेग, इस अब्दुल्ला बेग को अजमेर से चित्तौड़गढ़ भेजा। बोला जा चेक करके आ मेवाड़ वाले राजा महाराजा क्या चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवा रहे हैं क्या। ये अब्दुल्ला बेग इसको चित्तौड़गढ़ में चेक करने के लिए आता है तो अब्दुल्ला बेग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरे चित्तौड़गढ़ का हुलिया ही बदला जा रहा था। जहां जहां से दीवारें, जहां जहां से महल मालिये क्षतिग्रस्त हुए थे उन सब का पुनर्निर्माण मेवाड़ में चल रहा था। मित्रों ये बात अब्दुल्ला बेग ने जाकर के शाहजहां को बताई और शाहजहां को कहा कि हाँ हुजूर यहां तो बिल्कुल कार्य चल रहा है। तो शाहजहां ने मित्रों 1653 ईस्वी में, अप्रैल 1653 की घटना है, अपनी सेना भेजी और उस सेना का नाम था सादुल्ला खां के नेतृत्व में। बताओ सादुल्ला खां के नेतृत्व में, सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना किसके द्वारा भेजी जाती है? शाहजहां के द्वारा। किसके ऊपर? राज सिंह के ऊपर। लेकिन राज सिंह भी जैसे ही सेना आती है चित्तौड़गढ़ को छोड़कर के पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाता है। यह सादुल्ला खां इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मित्रों जितना भी नया निर्माण कार्य हुआ था उस निर्माण कार्य को ध्वस्त कर देता है, तहस नहस कर देता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस जर्जर अवस्था में करके यह सादुल्ला खां वापस किसकी सेवा में चला जाता है? शाहजहां की सेवा में चला जाता है। केवल और केवल इतना ही संबंध याद रखना। एक बात और याद रखिएगा, इसी के समय राज सिंह ने मई 1658 ईस्वी में, मई 1658 ईस्वी में मित्रों राज सिंह ने टिक्का दौड़ भी प्रारंभ की थी। बताओ कौन सी दौड़ प्रारंभ की थी? टिक्का दौड़। यह भी मैं आपको बताऊंगा भी विस्तार से। लेकिन राज सिंह का शाहजहां के साथ क्या संबंध था वो एक बार इतना सा याद रखिएगा। पहला बिंदु मैं लिख रहा हूं, राज सिंह के समकालीन, राज सिंह के समकालीन, राज सिंह के समकालीन दो मुगल बादशाह, दो मुगल बादशाह। पहला बताओ कौन सा? शाहजहां। और दूसरा कौन सी जेब है? औरंगजेब है। दूसरा बताओ कौन है? दूसरा है औरंगजेब। मित्रों देखिएगा यहां पर याद रखिएगा, औरंगजेब के शाहजहां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण कार्य के अवलोकन हेतु, निर्माण कार्य के
अवलोकन हेतु निर्माण कार्य के अवलोकन हेतु अब्दुल्ला बेग को भेजा। अब्दुल्ला बेग को भेजा। ये मित्रों पिछले वर्ष पीटीटी के पेपर में पूछा गया था। चित्तौड़गढ़ का निरीक्षण करने हेतु शाहजहां ने किसको भेजा? अब्दुल्ला बेग को। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में निर्माण कार्य को ध्वस्त करने हेतु, चित्तौड़गढ़ में निर्माण कार्य को ध्वस्त करने हेतु, ध्वस्त करने हेतु सादुल्ला खां के नेतृत्व में, सादुल्ला खां के नेतृत्व में 1653 ईस्वी में सेना भेजी। 1653 ईस्वी में सेना भेजी। बस इतना सा याद रखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा सर जी, मेवाड़ के शासक पहाड़ियों में क्यों जाते थे? अनिशा मीना कह रही है मित्रों मुगलों से बचने के लिए। तो यहां तक ये दोनों याद रख लीजिएगा कि आक्रमण करने शाहजहां के काल में जो सेनापति आया उसका नाम सादुल्ला खां था, और निरीक्षण करने जो आया था उसका नाम अब्दुल्ला बेग था। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। यहां तक देखिएगा। अब अगला बिंदु, इधर राज सिंह है, इधर राज सिंह है, और इधर सामने दो मुगल बादशाह है, शाहजहां। पहले तो है शाहजहां, और इस शाहजहां के 4 छोरे थे। बताओ शाहजहां के कितने छोरे थे? 4 छोरे। सबसे बड़ा सुज्जा, सबसे बड़ा सुज्जा शाह, सुज्जा से छोटा सबसे बड़ा दारा सिको है। शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा, दारा से छोटा सुज्जा, सुज्जा से छोटा मुराद, और मुराद से छोटा बताओ कौन सी जेब था? औरंगजेब। ये 4 पुत्र किसके थे? बताओ शाहजहां के। शाहजहां दोस्तों 1658 ईस्वी में बीमार पड़ जाता है। हालांकि बीमार 1656 ईस्वी से ही चल रहा था, लेकिन 1658 ईस्वी में ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, यानी शाहजहां का समय आ चुका था। शाहजहां कौन सा वासी होने वाला था? स्वर्गवासी। जैसे ही इनके पुत्रों को भनक लगी रे, शाहजहां तो 1-2 दिन के हैं, इनके पुत्र दारा और औरंगजेब दोनों में राजा बनने को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ा पुत्र दारा कहता मैं राजा बनूंगा, छोटा पुत्र औरंगजेब कहता मैं राजा बनूंगा, और मित्रों दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होती है। लड़ाई के तहत दरमत का युद्ध लड़ा गया, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया, दोराई का युद्ध लड़ा गया, कई युद्ध लड़े गए। वो अभी अपने को यहां पर नहीं पढ़ना राजस्थान इतिहास में। लेकिन जब राज सिंह मेवाड़ में और दिल्ली में भयानक घर में ही विवाद हो गया है राजा बनने को लेकर, तब राज सिंह ने मौके का फायदा उठाया और मौके पर चौका मारा। चौका क्या मारा देखो। एक तो इसने मित्रों मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। बताओ कौन से गढ़ पर अधिकार किया? मांडलगढ़। आप कहेंगे ये मांडलगढ़ क्या है? मित्रों याद कीजिए, राणा प्रताप जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने लिखवाया था कि महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु तक 2 दुर्गों पर कभी अधिकार नहीं कर पाए थे। एक दुर्ग का नाम था चित्तौड़गढ़, तो दूसरे दुर्ग का नाम था मांडलगढ़। कभी भी अधिकार नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने कहा अमर सिंह ने जब मेवाड़ मुगल संधि की थी तब चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो तो मुगलों ने मेवाड़ राजाओं को दे दिया था, लेकिन मांडलगढ़ का किला अब भी मुगलों के अधीन ही था। मित्रों ध्यान रखिएगा। लेकिन मांडलगढ़ पर अधिकार करने वाला पहला राजा कौन सा सिंह था? राज सिंह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मित्रों देखिएगा। मांडलगढ़ जो है इसका प्रशासक, मांडलगढ़ जो है ये मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों ध्यान रखिएगा किशनगढ़ शासक रूप सिंह के पास में था। बताओ किशनगढ़ शासक किसके अधीन था? रूप सिंह के अधीन। और रूप सिंह ने यहां पर यहां का प्रशासक बना रखा था राघव सिंह को। बताओ रूप सिंह ने यहां का प्रशासक किसको बना रखा था? राघव सिंह। सीधा सा याद रखना, किशनगढ़ का रूप सिंह शाहजहां का गुलाम था, शाहजहां का अधीन था।
शाहजहां का अधीन था, तो शाहजहां ने किशनगढ़ के रूप सिंह को बताओ कौन सा दुर्ग सुपुर्द कर दिया, मांडलगढ़। और रूप सिंह खुद तो किशनगढ़ में रहता, लेकिन मांडलगढ़ का कार्यभार रूप सिंह ने किसको सौंप रखा था, राघव सिंह को। और जिस समय और शाहजहां के पुत्रों में विवाद चल रहा है, उस समय राघव सिंह की खोपड़ी उड़ाता है राज सिंह, और बताओ कौन से गढ़ पर अधिकार कर लेता है, मांडलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। नंबर 2, मेवाड़ के वो सभी छोटे छोटे इलाके जहां पर मुगलों का आधिपत्य था, उन मुगलों को भी इस उत्तराधिकार संघर्ष के समय राज सिंह भगा देता है। और भगाता कैसे है, ध्यान रखिएगा। मई 1658 ईस्वी में, मई 1658 ईस्वी में राज सिंह ने टिक्का दौड़ प्रारंभ की। राज सिंह ने बताओ कौन सी दौड़ प्रारंभ की, टिक्का दौड़ प्रारंभ की। अब आप कहेंगे ये टिक्का दौड़ क्या होती है मित्रों, ये राज सिंह के द्वारा एक घोड़ों के सेना बनाई गई थी, यानी अपने कुछ सैनिक जिनको घोड़ों पर सवार करके मुगल सेनापतियों को लूटने के लिए, मुगलों के ठिकानों को लूटने का एक रिवाज बनाया कि हर दिन हर तिथि को हमारी सेना घोड़े पर सवार होकर जाएगी और वो दौड़ लगाएगी, और दौड़ लगाते लगाते ये मुगलों के ठिकानों को लूटेगी। ऐसी जो परंपरा थी, उस परंपरा को कहते हैं टिक्का दौड़ की परंपरा। और टिक्का दौड़ के बहाने मुगल ठिकानों पर बार बार आक्रमण करके राज सिंह जो है इन मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ देता है। ये घटना किस समय की है, जिस समय मुगल आपस में उलझे हुए थे, मुगल राजा का मुगलों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। उस समय राज सिंह ने कितने उल्लेखनीय कार्य कर दिए थे, 2। पहला तो मांडलगढ़ पर अधिकार कर दिया, और दूसरी बताओ कौन सी दौड़ प्रारंभ कर दी थी, टिक्का दौड़ प्रारंभ कर दी थी। मित्रों यहां तक अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां पर 2 बिंदु लिख देता हूं। राज सिंह ने मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष के समय, राज सिंह ने मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष के समय, मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष के समय, मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष के समय किशनगढ़ शासक रूप सिंह के प्रशासक, किशनगढ़ शासक रूप सिंह के प्रशासक राघव सिंह से मांडलगढ़ छीनकर अधिकार किया। मांडलगढ़ छीनकर बताओ क्या किया, अधिकार किया। और अगला मई 1658 ईस्वी में राज सिंह ने टिक्का दौड़ प्रारंभ की। राज सिंह ने टिक्का दौड़ प्रारंभ की। बताओ राज सिंह ने कौन सी दौड़ प्रारंभ की थी, टिक्का दौड़। जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जल्दी बताओ, यहां तक ले लिया क्या सबने स्क्रीनशॉट है? अरे जल्दी बताइए। हाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मित्रों, राज सिंह जो है इन्होंने मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया और टिक्का दौड़ प्रारंभ कर दी। अब उधर दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में औरंगजेब ने मित्रों दारा शिकोह को पराजित किया। पहले अपने धर्मत के युद्ध में पराजित किया, धर्मत के बाद में सामूगढ़ में पराजित किया, और सामूगढ़ का युद्ध जीतते ही जुलाई 1658 ईस्वी में औरंगजेब अपना राज्य अभिषेक करवा लेता है। और उसके बाद दोराई का युद्ध जो अजमेर में हुआ था मार्च 1659 में, उस युद्ध में दारा शिकोह की बताओ क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो मित्रों ये सारा का सारा घटनाक्रम होता है। और अब दिल्ली में मुगल बादशाह बताओ कौन सा सिंह बन जाता है, दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब। इधर अपने राज सिंह जी 1652 से 1680 तक है, और इधर दिल्ली में अब बताओ कौन सा जेब बन गया, औरंगजेब बन गया। और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो बताओ कब से कब तक है, 1658 से 1707 ईस्वी तक। अब देखो
राज सिंह और औरंगजेब इनके बीच में क्या क्या संबंध है, इनके बीच में क्या क्या संबंध होता है, तो सबसे पहले अपने को ध्यान से समझना है दोनों के बीच में संबंध कैसे थे, ठीक थे या ठीक नहीं थे। पहली बात, जैसे ही औरंगजेब राजा बनता है, पहली में राज सिंह ने अपने पुत्र सुल्तान सिंह को, अपने पुत्र सुल्तान सिंह को औरंगजेब के दरबार में भेजता, औरंगजेब की सेवा में भेजा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे ही औरंगजेब राजा बनता है, राजा बनते ही राज सिंह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता कैसे कर रहे हैं, राज सिंह जी के पुत्र का नाम था सुल्तान सिंह, इस सुल्तान सिंह को औरंगजेब की सेवा में भेज दिया। यहां तक मामला ठीक था, लेकिन गड़बड़ कब होती है, गड़बड़ होती है मित्रों 1659 और 1660 ईस्वी। 1660 ईस्वी में क्या गड़बड़ हुई थी देखना, 1660 ईस्वी में गड़बड़ क्या होती है, इधर ध्यान से समझिएगा। 1660 में किशनगढ़ की राजकुमारी, यहां पर लिख देता हूं 1660, पहला विवाद दोनों के बीच में शुरू होता है किशनगढ़ की राजकुमारी। यह विवाद कब होता है, 1660 ईस्वी। किशनगढ़ राजकुमारी, किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती का विवाह विवाद। बताओ किसका विवाह विवाद है, चारुमती का विवाह विवाद। घटना तिथि सहित याद रखें तभी सही रहेगा। और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो है, ये बताओ रूप सिंह की पुत्री है। बताओ किसकी पुत्री है, किशनगढ़ का शासक रूप सिंह की पुत्री, और बाई का नाम था मान सिंह। बताओ बाई का नाम कौन सा सिंह था, मान सिंह। मित्रों ध्यान से समझना है, बाई का नाम था मान सिंह। होता क्या है मित्रों, ये चारुमती वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली थी, चारुमती वल्लभ संप्रदाय को मानने वाली थी, और इसका विवाह रूप सिंह जो है औरंगजेब के साथ तय कर देता है। इस बात का विरोध किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती करती है। चारुमती ने कहा कि मैं औरंगजेब के साथ, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती। मित्रों, इसके घरवाले मर्जी के खिलाफ औरंगजेब के साथ विवाह कर रहे थे। उस समय चारुमती व्हाट्सएप करती है राज सिंह को। व्हाट्सएप करते, उस समय पत्राचार हुआ करता था, व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। पत्र भेजती है कि हे राज सिंह जी, आप इस समय हिंदुओं के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। और मित्रों, जब धर्म की रक्षा की गुहार चारुमती राज सिंह के सामने लगाती है, तो राज सिंह मित्रों यहां पर 1660 ईस्वी में अपनी सेना लेकर के किशनगढ़ पहुंच जाता है, चारुमती के साथ में विवाह करता है और चारुमती को मेवाड़ लेकर के चला जाता है। इधर दुल्हा बना तैयार बैठा है औरंगजेब। औरंगजेब के बारात में बाराती नागिन डांस कर रहे हैं, तभी अचानक से न्यूज आती है कि दुल्हन फरार, दुल्हने फरार। बताओ औरंगजेब को कैसा महसूस लगेगा, उसे ऐन समय पर पता लगा कि मेरी होने वाली पत्नी चारुमती के साथ में विवाह तो किशनगढ़ के अपने मेवाड़ के शासक राज सिंह ने कर लिया। औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठता है, गुस्से से तिलमिला उठता है, लेकिन फिर भी इसने सब्र किया। नंबर 2 पर देखना, नंबर 2 पर ध्यान रखिएगा। नंबर 2 का घटनाक्रम क्या होता है, राज सिंह और औरंगजेब के बीच में विवाद का दूसरा कारण, विवाद का दूसरा कारण था मित्रों 1669 ईस्वी। 1669 ईस्वी की घटनाक्रम है। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने के आदेश दिए। बताओ औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने के क्या दिए, मंदिर तोड़वाने के आदेश, मंदिर तोड़वाने के आदेश। औरंगजेब जितने भी हिंदू मंदिर थे प्रमुख उनको तोड़वाने के आदेश जारी कब करता है, 1669 ईस्वी में। इस बात का घोर विरोध कौन करता है, राज सिंह।
मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि जो अपना मेवाड़ अपने वृंदावन में श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, उस श्रीनाथ जी के मंदिर को भी औरंगजेब ने अपने सैनिकों को तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन श्रीनाथ जी मंदिर के 3 पुजारी गोपाल, दामोदर व रामोतार श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। और जब वो श्रीनाथ जी की मूर्ति को बचाने के लिए मूर्ति को उठाकर फरार होते हैं, तो वो सबसे पहले वृंदावन से जोधपुर रियासत के अधीन एक गांव आता था कदम खेड़ी, उस कदम खेड़ी नामक स्थान पर आते हैं और जोधपुर के महाराजा, तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, उनसे गुहार लगाते हैं कि हम नाथ जी की मूर्ति को बचाकर लाए हैं, आप हमें शरण दीजिए, नहीं तो औरंगजेब के सैनिक हमें मार डालेंगे। मित्रों, औरंगजेब के सैनिक मंदिर में पहुंचे तो उन्हें श्रीनाथ जी की मूर्ति गायब मिली, क्योंकि मूर्ति तो पुजारी भगा करके कदम खेड़ी नामक स्थान पर आ गए हैं। जब औरंगजेब के सैनिकों ने यह बात औरंगजेब को बताई कि यहां नाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति नहीं है, वृंदावन में श्रीनाथ जी की मूर्ति नहीं है, यहां से पुजारी मूर्ति को लेकर भाग गए हैं, तो मित्रों औरंगजेब ने पूरे भारत में एक फरमान जारी कर दिया था। बोला, श्रीनाथ जी की मूर्ति को जो भी पुजारी लेकर भागे हैं, उनको अगर किसी भी रियासत के राजा ने शरण दे दी तो औरंगजेब उस रियासत के ऊपर आक्रमण कर देगा। अब आप बताइए, ऐसा शाही फरमान जारी हो चुका है। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे, क्या जसवंत सिंह प्रथम औरंगजेब के फरमान की अवहेलना करते हुए इन तीनों पुजारियों को श्रीनाथ जी की मूर्ति सहित शरण देंगे? क्या नहीं देंगे। जसवंत सिंह जी ने कहा कि नहीं, जोधपुर पर औरंगजेब का आक्रमण हो सकता है, इसलिए औरंगजेब के भय से इनको कोई शरण नहीं देता। अंत में ये तीनों पुजारी भाग करके राज सिंह की शरण में आते हैं और राज सिंह को आकर कहते हैं कि राज सिंह जी, हम ये मूर्ति लेकर आए हैं और हमें शरण दीजिए। राज सिंह को पता था कि औरंगजेब ऐसा शाही आदेश जारी कर चुका है, फिर भी राज सिंह ने हंसते खुशते उन तीनों पुजारियों को शरण दी, उनको विश्वास दिलाया कि अगर श्रीनाथ जी की मूर्ति को बचाने के लिए मुझे 1 लाख हिंदुओं के सर भी कत्लेआम करने पड़े तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा। ऐसी बात बताओ कौन सा सिंह कहता है? राज सिंह कहता है। और राज सिंह इन तीनों पुजारियों को शरण देते हुए 1669 ईस्वी में ही सिहाड़ गांव राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर का भव्य निर्माण कार्य शुरू करवा देता है। 10 फरवरी 1672 को इस सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवा करके सिहाड़ गांव का नाम बदल करके नाथ द्वारा कर लेता है। यानी औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहा है, जबकि राज सिंह औरंगजेब के विरुद्ध मंदिर बनवा रहा है। औरंगजेब ने जिन पुजारियों को पकड़ने के लिए आदेश जारी किया, उन पुजारियों को शरण कौन सा सिंह दे रहा है? राज सिंह दे रहा है। तो बताओ औरंगजेब खुश होगा कि नाराज होगा? स्वाभाविक सी बात है, औरंगजेब बताओ क्या होगा? नाराज होगा। नाराजगी का दूसरा कारण, औरंगजेब द्वारा मंदिर तुड़वाने के आदेश का विरोध कौन से सिंह के द्वारा करना था? राज सिंह के द्वारा करना था। यहां तक का घटनाक्रम आशा करता हूं समझ में आया होगा। विवाद का तीसरा कारण देखिएगा मित्रों, विवाद का तीसरा कारण जो था, वो विवाद का तीसरा कारण आता है 1678 ईस्वी में। विवाद का तीसरा कारण बताओ कब आता है? विवाद का तीसरा कारण आता है 1678 ईस्वी। 1678 ईस्वी में क्या हो गया था? 1678 ईस्वी राज सिंह द्वारा 1678 ईस्वी राज सिंह द्वारा अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को क्या देना? दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। दुर्गादास राठौड़ को क्या देना? शरण देना। मित्रों, क्या है, कौन है अजीत सिंह और कौन है मित्रों दुर्गादास? देखिएगा, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम औरंगजेब के अधीन थे। औरंगजेब ने इनको 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजा था। जब जसवंत सिंह प्रथम जमरूद अफगानिस्तान गए हुए थे, उस समय इनकी 2 रानियां, एक का नाम था जसवंत दे, दूसरी का नाम था जादम दे। ये दोनों रानियां भी जमरूद इनके साथ गई हुई थी। दोनों की दोनों रानियां गर्भवती भी थी, लेकिन जसवंत सिंह के साथ में थी। मित्रों, जसवंत सिंह 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है।
और जिस समय जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी उस समय जसवंत सिंह भारत लौट रही थी जमरूद अफगानिस्तान से। रास्ते में लाहौर पाकिस्तान नामक स्थान पर जसवंत दे ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था अजीत सिंह। मित्रों, जैसे ही इस बात की सूचना औरंगजेब तक पहुंचती है कि जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी अजीत सिंह का जन्म हो चुका है, औरंगजेब तुरंत मित्रों अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अजीत सिंह और इसकी माता को बंधक बना करके दिल्ली लाया जाए। आदेशानुसार मुगल सैनिक औरंगजेब के आदेश की पालना करते हुए अजीत सिंह और जसवंत जो उसकी माता थी दोनों को बंधक बना करके दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली ले जाकर के रूप सिंह की हवेली में कैद कर देते हैं। और औरंगजेब जोधपुर की राज्य के सामने एक शर्त रखता है, जोधपुर वालों को कहता है कि जोधपुर का राजा अजीत सिंह को तभी बनाया जाएगा जब अजीत सिंह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेगा, इस्लाम स्वीकार कर लेगा। मित्रों, जोधपुर के सामने कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम का अकेला जीवित पुत्र अजीत सिंह था और अजीत सिंह को राजा बना नहीं रहे हैं क्योंकि औरंगजेब की कैद में है। और औरंगजेब शर्त रख रहा है कि अजीत सिंह को शासक तभी बनाया जाएगा जब अजीत सिंह क्या स्वीकार कर ले, इस्लाम स्वीकार कर ले। अब मित्रों, इस समय इस बात की सूचना लगती है दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़, जिसे मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते, ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी मंत्री आस्करण राठौड़ का पुत्र था। दुर्गादास राठौड़ बड़ा वीर पुरुष था, अपनी स्वामी भक्ति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है। दुर्गादास राठौड़ ने जब यह शर्त सुनी तो दुर्गादास राठौड़ मित्रों खून खोल उठता है और औरंगजेब से लोहा लेने की ठान लेता है। यानी वो दुर्गादास राठौड़ हर हाल में अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से मुक्त करवाना चाहता है। दुर्गादास राठौड़ अपना सहयोगी, एक व्यक्ति जिसका नाम था मुकुंददास खिच्ची, एक महिला जिसका नाम था गोरा धाय, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहते, एक नाम जिसका नाम था बागेली, ये 4-5 व्यक्ति मित्रों शाम को मंडोर सुपरफास्ट पकड़ करके दिल्ली जाते हैं। ये शाम को जोधपुर से मंडोर सुपरफास्ट पकड़ करके दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर के ये कालबेलिया का वेश धारण करते हैं। कालबेलिया वेश में मित्रों ये जादू टोने नाच दिखाते हुए औरंगजेब के द्वारा जो रूप सिंह की हवेली में, जहां पर अजीत सिंह को कैद कर रखा था, उस अजीत सिंह की हवेली में मित्रों ये सारे के सारे लोग कालबेलिया वेश में प्रवेश करते हैं और वहां से गोरा दाई अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर सुला देती है और अजीत सिंह को वहां चुपके से उठा करके अजीत सिंह को मित्रों सीधा का सीधा मेवाड़ लेकर आ जाती है। मेवाड़ में गांव पड़ता है कालिंद्री गांव, सिरोही जिले में, जहां पर अजीत सिंह को छुपाया जाता है। अजीत सिंह को किस राजा ने शरण दे रखी थी? राज सिंह ने, क्योंकि सिरोही किसके अधीन था? राज सिंह के अधीन था। उस अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण किसने दी थी? राज सिंह ने। जबकि इस बात की खबर औरंगजेब को लग गई थी कि अजीत सिंह को यहां से चुरा लिया गया है, तो अब औरंगजेब जो है वो हर हाल में अजीत सिंह को पाना चाहता है। लेकिन अजीत सिंह तो किसकी शरण में बैठा है? राज सिंह की शरण में बैठा है। इसलिए राज सिंह के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत औरंगजेब की नहीं हुई थी। तीसरा दुश्मनी का कारण क्या था? अजीत सिंह को शरण देना। दूसरा दुश्मनी का कारण था 1669 में मंदिर तुड़वाने के आदेश जारी करना। पहला दुश्मनी का कारण 1658 में चारुमती का क्या करना? विवाह करना था। मित्रों, नंबर 4 का दुश्मनी का कारण देखिएगा। दुश्मनी का कारण क्या था? नंबर 4 पर आइएगा। नंबर 4 पर इधर रहा। नंबर 4 पर मित्रों 2 अप्रैल 1679। अगला जो दुश्मनी का कारण था वो कारण था 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को। 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाना। बताओ, औरंगजेब द्वारा कौन सा कर लगाना? औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाना। बताओ कौन सा कर लगाना? जजिया। 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने जजिया कर लगाया।
जजिया कर होता क्या है? गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर, यानी मुसलमानों को छोड़ दे तो मुसलमानों को छोड़कर के बाकी सभी जातियों पर वो किसी भी अपने धार्मिक अथवा तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो उसे कर वसूला जाएगा। केवल मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी जातियों पर लगाया गया कर जजिया कर कहलाता था। कब लगा था? मेवाड़ में 2 अप्रैल 1679 को लगा था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया। इस बात का विरोध किसने किया था? राज सिंह ने कहा कि नहीं, कोई जजिया कर नहीं है, किसी भी प्रकार का जजिया कर नहीं है। राज सिंह ने जजिया कर देने से मना कर दिया। मित्रों, एक के बाद एक लगातार दुश्मनी बढ़ती जा रही है। आप बताइए दुश्मनी कितने एक दिन रह सकती है? पहली बार 1658 में औरंगजेब को चैलेंज किया चारुमती से विवाह लेकर। इसने मंदिर तुड़वाए, मंदिर बनाकर चैलेंज किया। अजीत सिंह को इसने भगाया, इसने शरण देकर चैलेंज किया। इसने जजिया कर लगाया, इसने जजिया कर का विरोध करके चैलेंज किया। और जब इतनी बात बढ़ गई थी तब अंत में मजबूर होकर के औरंगजेब को अजीत सिंह के ऊपर बताओ क्या करना पड़ता है? आक्रमण करना पड़ता है। तो वो आक्रमण में क्या क्या होगा वो भी अपन देखेंगे, लेकिन आक्रमण क्यों हुआ था उसका कारण आपको पता होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। यह था अपना प्रमुख रूप से औरंगजेब के साथ में अजीत सिंह और अजीत सिंह के साथ में दुश्मनी के प्रमुख कारण। जल्दी से बताओ, यहां तक की सारी कहानी सबको क्लियर है क्या कि दुश्मनी के कारण कौन कौन से थे और दुश्मनी के कारण क्यों क्यों थे? पूरे विस्तार से मैंने आपको कहानी बताई है। बताओ, यहां तक के सबको क्लियर होना चाहिए मित्रों, ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, अजीत सिंह इधर लिख देते हैं राज सिंह, इधर लिखते हैं बताओ कौन से सिंह है? राज सिंह। राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह बताओ कौन सी जेब है? मुगल बादशाह है मित्रों औरंगजेब। मुगल बादशाह बताओ कौन सी जेब है? औरंगजेब। हाँ, यहां तक तो वेरी गुड सर। खोपड़े में घुस गया, खोपड़े में घुस गया। चारुमती के भाई का नाम वापस से बताओ। जी सर, क्लियर है, आगे बढ़ो, मजा आ गया। वाह वाह, मजा नहीं लेना, याद करना। मजा नहीं लेना, क्या करना है? याद करना। रट लिया गुरुजी, वाह वाह, रट लिया तो बड़ा ही शानदार काम है, हो जाएगा। अब देखना मित्रों, औरंगजेब जो है वो राज सिंह के ऊपर सभी दुश्मनी के कारणों के कारण क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और ये आक्रमण होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1680 में। बताओ आक्रमण कब होता है? दिसंबर 1680 में। और दिसंबर 1680 का ये आक्रमण औरंगजेब किसके ऊपर करेगा? ये करेगा राज सिंह। कब करेगा? दिसंबर 1679, 80 नहीं, दिसंबर 1679 ईस्वी। मित्रों, इस आक्रमण के समय राज सिंह का जो सेनापति था, राज सिंह का सेनापति, उसका नाम था मित्रों रतन सिंह चुंडावत। बताओ, राज सिंह का सेनापति जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। मित्रों, इधर इस आक्रमण के समय औरंगजेब का जो सेनापति था उसका नाम था हसन अली खां। सेनापति का नाम बताओ कौन सा खां था? हसन अली खां। दोनों तरफ से एक एक। हसन कुल्ली खां नहीं, हसन कुल्ली खां मित्रों ध्यान रखना अकबर का सेनापति था। हसन अली खां मित्रों इसका सेनापति था। और अब हसन अली खां इधर से औरंगजेब की तरफ से आ रहा है और इधर राज सिंह की तरफ से आ रहा है। और दोनों सेनाओं में पहाड़ी क्षेत्रों में भेंट होती है। बताओ कौन से क्षेत्रों में भेंट होती है? पहाड़ी क्षेत्र का युद्ध होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी पहाड़ी क्षेत्र में भी कहां पर युद्ध हुआ था? कोई स्थान नहीं है, जहां इच्छा हो वहां युद्ध हो रहा था, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन किसी युद्ध विशेष का वर्णन नहीं है। दोनों सेनाओं में युद्ध हो रहा है। राज सिंह की सेना का सेनापति रतन सिंह है और इधर से हसन कुल्ली खां है। मित्रों, रतन सिंह चुंडावत के बारे में ऐसा कहते हैं कि रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम था मित्रों सहेल कंवर। बताओ पत्नी का नाम कौन सी कंवर था? सहेल कंवर बूंदी की थी, इस कारण इसे हाड़ी रानी भी कहते हैं।
ऐसा कहते हैं कि रतन सिंह जब औरंगजेब के सामने, मुगलों के सामने लड़ रहा था, तब आज रतन सिंह अपना वो पराक्रम नहीं दिखा पा रहा था जिस बल्लेबाजी के लिए वीरेंद्र सहवाग जाने जाते थे। वो आज आक्रामकता वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी में नहीं है। शुरुआती ओवर मेडन जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? रतन सिंह चुंडावत जब औरंगजेब की सेना से लड़ रहा था, तब रतन सिंह चुंडावत जितना पराक्रमी था उतने पराक्रम के साथ आज नहीं लड़ पा रहा था। क्यों नहीं लड़ पा रहा था? क्योंकि रतन सिंह चुंडावत को अपनी पत्नी का नाम था हाड़ी रानी सेल कंवर। इसकी बताओ क्या सता रही थी? याद सता रही थी। पल 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 याद सता रही थी। बताओ हर पल क्या सता रही थी? याद सता रही थी। और रतन सिंह चुंडावत का युद्ध में मन नहीं लगा था, क्योंकि नई नवेली शादी हुई थी। 18 दिन हुए थे शादी को मात्र, और 18-20 महीना 2 महीना साल तक तो याद सताती रहती है। मित्रों, रतन सिंह चुंडावत युद्ध भूमि में अपने 2 सैनिकों को भेजता है और सैनिकों को जाकर कहता है कि जाइए मेरी पत्नी सेल कंवर से कुछ निशानी लेकर आइए, कुछ सेनानी लेकर आइए, ताकि मैं इस युद्ध भूमि में वीरता के साथ, पराक्रमता के साथ लड़ सकूं। मित्रों, रतन सिंह का आदेश पाकर के 2 सैनिक इस हाड़ी रानी सेल कंवर के पास जाते हैं। सेल कंवर के पास जाते हैं और सेल कंवर को कहते हैं कि आपके पति जी जो है आपसे कुछ सेनानी अथवा कुछ निशानी मांग रहे हैं, वो युद्ध भूमि में आज सही ढंग से लड़ नहीं पा रहे हैं। हाड़ी रानी भी चिंतित होती है, बोला कि मेरी याद की वजह से मेवाड़ की सेना पराजित ना हो जाए। इसलिए मित्रों, हाड़ी रानी अपना स्मार्टफोन निकालती है और एक सेल्फी लेती है और सेल्फी इस चुंडावत को बताओ व्हाट्सएप कर देती है। चुंडावत इस सेल्फी को बताओ अपना वॉलपेपर बना लेता है और युद्ध में लड़ते लड़ते वॉलपेपर को देखता रहता। क्या हाड़ी रानी ने ऐसा किया था? क्या ऐसा नहीं किया था। अगर उस समय स्मार्टफोन हो जाते तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन इस वीर सतरानी ने, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, हाड़ी रानी सेल कंवर ने मित्रों अपने पति के द्वारा निशानी मांगे जाने पर अपनी तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट करके उन दोनों सैनिकों को मित्रों सुपुर्द कर दी। और वो सैनिक हाथ पर हाड़ी रानी सेल कंवर की गर्दन लेकर के रतन सिंह चुंडावत के पास पहुंचते हैं। रतन सिंह चुंडावत अपनी पत्नी की गर्दन देख करके आग बबूला हो जाता है। इस गर्दन को अपने गले में लटकाता है और इन मुगल सैनिकों के ऊपर बुक के शेर की तरह टूट करके पड़ता है और मुगल सैनिकों को यहां से भागने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। जैसे ही गर्दन गले में डाली, ये मुगल सैनिकों के ऊपर रतन सिंह चुंडावत इतना करारा प्रभाव करता है कि मुगल सैनिक यहां पर भागने को मजबूर हो जाते हैं। और औरंगजेब का ये आक्रमण बताओ कैसा आक्रमण हुआ था? असफल आक्रमण हुआ था। यानी औरंगजेब को इस आक्रमण में कोई सफलता नहीं मिलती है। रतन सिंह चुंडावत के सामने धूल चाटने को मजबूर हो जाते हैं। इतनी वीर महिला बताओ कौन सी रानी थी? सेल कंवर। और इस सेल कंवर पर एक व्यक्ति जिनका नाम था मेघराज मुकुल। ये मेघराज मुकुल चूरू के निवासी थे। मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी सेल कंवर के ऊपर एक कविता लिखी थी। उस कविता का नाम था सेनानी कविता, जिस कविता के बोल क्या थे कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी। चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी। ऐसी वीर वीरांगना सतरानी बताओ कौन सी सतरानी थी? अपनी हाड़ी रानी सेल कंवर वीर सतरानी थी, जिन्होंने पति द्वारा निशानी मांगने पर क्या काट करके दे दिया गया? गर्दन काट करके दे दिया गया। आज के युग में अगर आप फोटो मांग ले तो व्हाट्सएप पर एक फोटो नहीं भेज सकते। समय समय की बातें हैं। ये तो प्राचीन समय की बातें हैं। तो यहां तक का ये घटनाक्रम थोड़ा सा मित्रों अपने को बताओ क्या याद रखना है? याद रखना है तो यहां पर 2 लाइनें मैं लिख देता हूं दोस्तों, देखिएगा जल्दी से। लिखना क्या है? क्लासेज नहीं चल रही क्या है सर? पॉइंट लिखवाओ। पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा, पॉइंट लिखवा रहा हूं। हनुमान भारती पॉइंट लिखवा रहा हूं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। गर्दन काट कर दी, हाँ बिल्कुल गर्दन काट करके दे दी थी मनवीर गुर्जर। अपने मोबाइल को रिफ्रेश करे बेटा। दीपक जाखड़, हाँ गर्दन काट कर दी। अब देखना, दिसंबर 1679 ईस्वी में, दिसंबर 1679 ईस्वी में हसन अली खां के नेतृत्व में,
हसन अली खां के नेतृत्व में हसन अली खां के नेतृत्व में औरंगजेब ने गर्दन काटकर नेतृत्व में औरंगजेब ने राज सिंह पर आक्रमण हेतु सेना भेजी। नेक्स्ट, राज सिंह का सेनापति रतन सिंह चुंडावत था। बताओ, राज सिंह के सेनापति का नाम क्या था? रतन सिंह चुंडावत था। नेक्स्ट, औरंगजेब का आक्रमण असफल। औरंगजेब का आक्रमण असफल। नेक्स्ट, हाड़ी रानी सहल कंवर सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी नेक्स्ट, सेनानी के रूप में गर्दन काट कर दी। नेक्स्ट, मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता लिखी। जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशोक गुर्जर सर, डायग्राम से समझा दिया, अब लिखवाने की जरूरत नहीं। बेटा क्या करूं बता, सबको आधे से ज्यादा जो है उनको लिखने की दिक्कत, क्या करें? डायग्राम से समझ में आ जाता है अच्छे से, लेकिन फिर भी आजकल कोई नहीं देता सर जी। हाँ, कोई नहीं देता बेटा। युद्ध का कोई नाम नहीं था मित्रों, ध्यान में रखना है। हाँ, जगदीश मंदिर पर भी आक्रमण हुआ था, कई आक्रमण हुए, संदीप जाजर। हाँ, यहां तक सबने लिख लिया, तो ये सारा घटनाक्रम याद रखिएगा और लास्ट बिंदु लिख लीजिएगा 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को। बताओ कौन सी ईस्वी को? 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को राज सिंह की मृत्यु होती है। बताओ, राज सिंह की क्या होती है? मृत्यु होती है। यहां तक अपने को थोड़ा सा बातें ध्यान में रखना है। तो अब राज सिंह की मृत्यु होने के साथ ही राज सिंह के प्रमुख सैनिक अभियान भी बताओ क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। राज सिंह के प्रमुख सैनिक अभियान भी बताओ क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। इस बात को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा मित्रों, राज सिंह का स्थापत्य कला का कार्य, राज सिंह का स्थापत्य कला के कार्य पर चर्चा डालते हैं कि राज सिंह ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए। तो राज सिंह की स्थापत्य कला, अगला बिंदु हेडिंग लगाएगा राज सिंह की स्थापत्य कला, यानी इनके द्वारा कौन कौन से महल मालियों का निर्माण करवाया गया, वो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
प्रवीण कुमार जड़िया क्या कह रहा है जड़विया, ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। बेटा देख, कांस्टेबल बनना पड़ेगा, कांस्टेबल तो बनना ही पड़ेगा। ये अपने को थोड़ा सा प्रवीण जड़िया थोड़ा सा ध्यान रख, पहले कांस्टेबल बन जा, पहले क्या बन जा, कांस्टेबल, उसके बाद आगे की बातें जीवन साथी की। स्थापत्य कला में मित्रों ध्यान रखना, श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। बताओ कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? श्रीनाथ जी मंदिर निर्माण। और श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण है कहां पर? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा तो बताओ कहां पर है? राजसमंद में है। नाथ द्वारा तो बताओ कहां पर है? राजसमंद में है दोस्तों। और इसी नाथ द्वारा का जो पुराना नाम था वो था सिहाड़ गांव। बताओ नाथ द्वारा का पुराना नाम कौन सा गांव था? सिहाड़ गांव। यहां पर श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी जो मंदिर है, इसका निर्माण हुआ था 10 फरवरी 1672 को। इसमें मूर्ति लगाई गई थी। ये तिथि भी याद रखना। वैसे जब अपन कला संस्कृति में राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब ये मंदिर वापस आएगा। नंबर 2 पर द्वारिकाधीश का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। और द्वारिकाधीश मंदिर बताओ कहां पर पड़ता है? कांकरोली। कांकरोली तो बताओ कहां पड़ता है? राजसमंद में। कांकरोली तो बताओ कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, अंबे माता मंदिर, अंबे माता मंदिर। और अंबे माता जो मंदिर है, ये अंबे माता मंदिर तो बताओ कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। अंबे माता मंदिर तो बताओ कहां पड़ता है? उदयपुर में। नेक्स्ट, सरबत विलास महल, सॉरी सर्वे ऋतु महल, सर्वे ऋतु महल, सर्वे ऋतु महल, ये तो कहां पड़ता है? राजसमंद में। इसके अलावा देबारी घाटी का किला, देबारी घाटी का किला, देबारी घाटी का किला कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। इसके अलावा रग सागर तालाब, रग सागर तालाब, रग सागर तालाब तो कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट, जन्ना सागर तालाब, जन्ना सागर तालाब, जन्ना सागर तालाब तो बताओ कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट, पत्नी राम रस देने, पत्नी राम रस देने, पत्नी राम रस देने उदयपुर में। त्रिमुखा बावड़ी, बताओ कौन सी बावड़ी? त्रिमुखा। इसी को अपन कहते हैं जया बावड़ी। त्रिमुखा अथवा जया बावड़ी का बताओ क्या करवाया? जया बावड़ी का निर्माण करवाया। मित्रों यहां तक अपने को थोड़ा सा इनकी स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का अर्थ क्या होता है? स्थापित करने की कला जो है उसको बताओ कौन सी कला कहते हैं? स्थापत्य कला कहते हैं। जहां पर महल माल ये स्थापित हो उनको स्थापत्य कला। तो इन्होंने मंदिर बनवाए थे, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, अंबे माता मंदिर उदयपुर, सर्वे ऋतु महल राजसमंद, देबारी घाटी का किला उदयपुर में, 2 तालाब। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर कल जोधपुर पुलिस लाइन में आना पड़ेगा, ओम प्रकाश मीणा। कल क्या है वह जोधपुर में? हाँ जल्दी से ले लिया क्या स्क्रीन? सौ दौजा मंदिर सुंदर में, सुरेंद्र महेंद्र कह रहा है सत दौजा का मंदिर। हाँ इसी को कहते हैं बेटा, मंदिर को पढ़ेंगे अपन आराम से। सर कल के प्रमुख मेलों का वीडियो 30 मिनट मिला क्या? उतना ही था क्या? हाँ बेटा उतना ही था। जालिम सिंह, जाला जालिम सिंह उतना ही था, जाला जालिम सिंह ये उतना ही था। सबसे बड़ी प्रशस्ति, हाँ प्रशस्ति लिख रहे हैं बेटा, वो तो बड़ी है मामला। यहां तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये थे अपने राज सिंह के प्रमुख स्थापत्य कला। अब सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला जो है उसका नाम है राजसमंद झील। बताओ कौन सी झील है? राजसमंद झील। मित्रों इस राजसमंद झील को ध्यान से समझना है। इस प्रकार की एक झील बनी है और इस झील का नाम बताओ कौन सी झील है? राजसमंद झील है। ये जो झील आपको दिख रही है इस झील का नाम है राजसमंद झील।
और इस राजसमंद झील से अपने को क्या क्या याद रखना है? पहला बिंदु, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण हो जाएगा, राजसमंद झील है कहां पर? राजसमंद में। बताओ कहां पर है? राजसमंद में है। नेक्स्ट, निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। निर्माण बताओ किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। नेक्स्ट, निर्माण राज सिंह ने करवाया। निर्माण अवधि क्या थी? तो निर्माण अवधि मित्रों 1 जनवरी 1662 को इसकी नींव रखी गई थी। 1662 में शुरू हुआ निर्माण कार्य, 1665 में पूर्ण हुआ था। इस नींव की प्रतिष्ठा यानी इस नींव को विधिवत रूप से लोगों के लिए कब खोला गया था? 1676 ईस्वी में। चलो इसको छोड़िएगा आप। इसकी नींव किसके हाथों रखी गई? तो मित्रों ध्यान रखना, एक पंडित था जिनका नाम था रणछोड़ राय। बताओ पंडित का नाम क्या था? रणछोड़े राय। रणछोड़ राय के द्वारा इस झील की बताओ क्या रखी जाती है? देखिएगा, नींव रखी जाती है। तो राजसमंद झील के बारे में 4 बातें ये पता होनी चाहिए। निर्माण राज सिंह ने करवाया, निर्माण अवधि 1662 में नींव रखी गई, 65 में निर्माण पूरा, और नींव किसके हाथों रखी जाती है? रणछोड़ राय के हाथों रखी जाती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो झील है, चाहे कोई सी भी झील हो, उसमें किसी ना किसी नदी का तो पानी आता ही आता है। तो यहां पर बताओ कौन सी नदी का पानी आता है? यहां पर मित्रों 3-4 नदियों का पानी आता, जिसमें से जो मुख्य नदी है वो है गोमती। बताओ कौन सी नदी? गोमती। प्लस में केलवा, नदी का नाम क्या है? केलवा। प्लस में ताल। इन सभी नदियों के पानी को रोककर, गोमती, केलवा, ताल नदियों के पानी को रोक करके बताओ कौन सी झील का निर्माण करवाया गया है? राजसमंद झील का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। मित्रों ये जो झील है, इस झील की जो उत्तरी पाल है, ये जो आपको पाल दिख रही है, ये नौ चौकी पाल कहलाती है। ये बताओ कौन सी पाल कहलाती है? नौ चौकी पाल कहलाती है। अब आप कहेंगे गुरुजी नौ चौकी पाल का अर्थ क्या है? मित्रों यहां पर जितने भी सीढ़ियां वीडियां लगी हुई है, उन सभी का 9 का अंक में, यानी जहां पर उत्तरी पाल, उत्तरी का अर्थ है इसका पाल का अर्थ तो जानते हो क्या? झील का किनारा जो होता है उसको पाल कहते हैं, और उत्तर दिशा का जो किनारा है वहां पर सीढ़ियां लगी हुई है। उन सीढ़ियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ भी अगर आप मापते हैं तो हमेशा वो 9 के अंक में उसका माप आता है। चाहे 9 सेंटीमीटर हो, 9 फीट हो, 9 इंच हो, 9 फीट हो, 9 मीटर हो, कैसे भी हो, उन सीढ़ियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा 9 के अंक में आती है। और गणित के 9 के अंक में आने के कारण इसकी उत्तरी पाल को 9 चौकी पाल कहते हैं। इसकी झील की उत्तरी पाल, और उत्तरी पाल को बताओ कौन सी पाल कहते हैं? 9 चौकी पाल। याद कीजिए कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था कि 9 चौकी पाल कहां पर है? तो 9 चौकी पाल इसी राजसमंद झील के किनारे है। मित्रों देखिएगा, ये जो झील है, इस झील में कुल लागत कितनी आई? इस झील को बनाने में कुल लागत कितनी आई थी? वो आई थी 1,05,07,608 रुपए। 608 रुपए, यानी लगभग उस समय 1 करोड़ रुपए की लागत कौन सी झील को बनाने में आई थी? राजसमंद झील को बनाने में आई थी। राजसमंद झील के बारे में यहां पर मित्रों ध्यान रखना, एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है गेवर माता का मंदिर। बताओ एक इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को कौन सी माता का मंदिर कहते हैं? गेवर माता का मंदिर। और गेवर माता का मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गेवर माता जो है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति के सती हुई थी। गेवर माता मंदिर, गेवर माता मंदिर ये तो इसी पाल के किनारे है, और राजस्थान की एकमात्र महिला जो बिना पति के सती हुई, महिला जो बिना पति के, बताओ क्या होती है? जो बिना पति के सती होती है। आप कहेंगे बिना पति के सती कैसे होती है? बिना पति का अर्थ है मित्रों, जब इस झील का निर्माण कार्य चल रहा था,
तब एक बोमिया था। वो बोमिया क्या करता, दिन में जो भी यहां पर निर्माण होता उसको रात में आकर के तहस नहस कर देता। जिस प्रकार अपन ने नाहरगढ़ में देखा था नाहर सिंह बोमिया, उसी प्रकार का एक बोमिया था। लगातार महीना भर हो गया। मकसद क्या है, तुम झील क्यों नहीं बनने देते? तो उस बोमिया ने कहा कि जब तक झील का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक इस झील के किनारे कोई एक ऐसी महिला सती ना हो जाए जिसके बाएं गाल के नीचे काला तिल हो, जिसके बाएं गाल के नीचे कैसा तिल हो, काला तिल हो। इस शर्त को सुनकर के मेवाड़ के शासक राज सिंह भी दंग रह जाते हैं। और राज सिंह ने कहा, रे बोमिया तेरा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी शर्त है तेरी? बोला, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन जितना जोर लगाना है उतना जोर लगा लेना, जब तक एक महिला ऐसी सती ना हो जाए जिसके बाएं गाल के नीचे काला तिल हो। और उसके बाद में एक ऐसी महिला को यहां पर सती किया गया जिसका नाम था गेवर माता। तो गेवर माता एकमात्र ऐसी महिला थी जो बिना पति के सती हुई थी। मित्रों, इसी झील के किनारे एक प्रशस्ति लिखी हुई है, उस प्रशस्ति का नाम है राज सिंह प्रशस्ति। इस प्रशस्ति को ध्यान से समझना। इसी झील के किनारे एक प्रशस्ति लिखी है, उस प्रशस्ति का मित्रों क्या है? राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति या राज प्रशस्ति कह सकते हो आप, राज प्रशस्ति। इस राज प्रशस्ति के बारे में दोस्तों ध्यान रखना, इसका लेखक कौन है, कब लिखी गई थी? राज प्रशस्ति लेखक कौन है? रणछोड़ बट तेलंग। अभी लाइब्रेरियन गढ़ थर्ड में पूछा गया था कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो रणछोड़ बट तेलंग। ये आंध्र प्रदेश के निवासी थे, ब्राह्मण थे, तेलंग ब्राह्मण। मित्रों, इस प्रशस्ति की स्थापना किस वर्ष होती है? स्थापना होती है 1676 ईस्वी में। मित्रों, इस प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बताओ कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। 25 काले शिलालेखों का समूह है। 25 काले शिलालेखों का बताओ क्या है? समूह है। बताओ शिलालेख क्या होता है? जल्दी से बताओ शिलालेख क्या होता है? मित्रों, ये प्रशस्ति जो है ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। बताओ विश्व की क्या है? सबसे बड़ी प्रशस्ति। और विश्व की जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है उसका नाम बताओ कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति है। मित्रों, राज प्रशस्ति जो है विश्व की सबसे बड़ी 25 शिलालेखों का। शिलाओं का अर्थ क्या होता है? शिलालेख का अर्थ क्या होता है? शिलाओं पर लिखा गया लेख जो होता है वो बताओ कौन सा लेख कहलाता है? शिलालेख। क्या बताओ? हर पत्थर पर, हाँ विद्यार्थी कह रहे हैं शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखा गया लेख। तो बताओ पत्थरों पर, जैसे ही उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के आप ब्रांच से बाहर निकलते हैं, बाहर लिखा हुआ है नागौर 160 किलोमीटर, तो क्या वो किलोमीटर वाला बोर्ड भी शिलालेख होता है क्या? आपने विभिन्न प्रकार की प्याऊओं के ऊपर पानी भी पिया होगा, वहां पर आपने देखा होगा जैसे ही पानी पी करके अपना मुख ऊपर की तरफ करते हो, वहां पर लिखा रहता है कि इस प्याऊ का निर्माण फलाना राम ने फलाना राम की स्मृति में फला फला तिथि को करवाया। क्या वो भी शिलालेख है क्या? हाँ, हर वो वस्तु शिलालेख है जो इतिहास की जानकारी देती है। तो शिलालेख, कितने शिलालेखों का समूह है? 25। संस्कृत भाषा में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। ऐसी जो झील है वो झील बताओ मित्रों कौन सी झील है? राजसमंद झील है। आशा करता हूं कि राजसमंद झील व राज सिंह का शासनकाल सब विद्यार्थियों के खोपड़े में अच्छे से बैठा होगा। फिर मिलेंगे।